नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोहतक हरियाणा लोक न्यूज़ में सुमित राठी। आज हमारे बीच जो शख्सियत है तन्मय चौधरी जी है, जो कि जाट आरक्षण से लेकर किसान आंदोलन व समाज के हित के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो हम उनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे कि जो सरकार की नीति और जनता के जो जन के मुद्दे हैं उनसे लेकर उनकी राय पूछेंगे। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। हरियाणा लोक न्यूज़ चैनल में आप आए हो, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपका आभारी हूँ मैं इस चीज़ को लेके। आपने मुझे इनवाइट किया आपके प्रोग्राम में, बहुत बहुत। सर जी, जो ये जन मुद्दे हैं, जो बेमौसमी बरसात में होने कुछ ही मिनटों के कारण जो कि शहर में पूरी तरीके से जाम लग जाता है और जो पानी जलमग्न हो जाता है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा हाल ही में कल ही जो एक बारिश हुई थी, और उस बारिश आधे घंटे की बारिश में पूरे शहर को डुबो दिया। काफ़ी हद तक पानी भर चुका था शहर की। कोई भी ऐसी कोई रोड, कोई कॉलोनी, कोई गली ऐसी नहीं थी जहाँ पर पानी की निकासी का कोई प्रबंध हो रखा हो और वहाँ पर पानी ना भरा हो। हर जगह यही समस्या थी। इस चीज़ में नगर निगम व हमारी सरकार को थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। हमारे डेली यूसेज के हमारे मुद्दे हैं कि सरकार और ये जो नगर निगम बताती है कि हम प्रॉपर तैयारी करके रखते हैं, सफाई करवाते हैं, पर बेमौसमी बरसात पता नहीं कब आ जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बेमौसमी बरसात ये हमारे हाथ में तो नहीं है, ये सरकार के भी हाथ में नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश है नगर निगम आयुक्त से भी और हमारे सरकार में रिलेटिव लोगों से भी, इस रिलेवेंट लोगों से भी, कि इस चीज़ के रिगार्डिंग जो उपयुक्त स्टेप होने चाहिए, जो कदम होने चाहिए वो उठाने चाहिए। कि यहाँ हमारे यहाँ पर कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, कोई ऐसा कि जहाँ से हमारे सीवरेज लाइंस का हमारे यहाँ पे प्रॉपर कोई प्रबंध नहीं है कि किसी भी तरीके से पानी की निकासी हो। आप शहर का कोई भी कोना उठाइए, कोई भी गली उठाइए, हर जगह यही बुरा हाल है, बदहाल है। अच्छा सर, जो ये सरकारी जो अब स्वास्थ्य के लेकर बात कर लेते हैं, जो कि हरियाणा सरकार और जो शिक्षा मंत्री है वो भी ये कहते हैं कि हमारी जो प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है, और जनता को सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करना चाहिए, अपने बच्चों को डालना चाहिए, ना कि प्राइवेट स्कूलों में। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? शिक्षा का स्तर अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का स्तर उस वैसा है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। हाइजीन को आप गिन सकते हैं वहाँ पर, आप वहाँ पर एकेडमिक्स को गिन सकते हैं, आप वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ को गिन सकते हैं। आप चीज़ें देख सकते हैं वहाँ पर कि ना तो वहाँ पर ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई साफ़ सफाई है। मैं जाकर आया हूँ, मैं जिस रोहतक शहर में वार्ड नंबर 13 के अंदर का स्थायी निवासी हूँ। मेरे वार्ड के अंदर एक स्कूल आता है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल आता है। तो मैं वहाँ पर मैंने विज़िट किया, मैं जाकर देख कर आया हूँ। तो मुझे वहाँ पर ना तो मेरे को साफ़ सफाई दिखी, ना मुझे वहाँ पर बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए कोई ऐसी कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ के इंटरेस्ट बने लोगों का, बच्चों का, कि आकर इस स्कूल में एडमिशन लें। और तो ये सारी चीज़ें, ये जो एम्बियंस है, जो एमिनिटीज़ हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं एक प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं। तो इसी वजह से लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन के प्राइवेट सरकारी स्कूल के अंदर भेजें। सर एक है युवा का जो हरियाणा कौशल पोर्टल चला रखा, जिससे कि कह रही है कि हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान है कि हमारे शासनकाल में बगैर पर्ची के खर्ची के बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, जॉब मिल रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने शुरुआत में एक नाम लिया एक पोर्टल का, उसका नाम है कौशल रोजगार निगम पोर्टल। तो मैं उस पोर्टल के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा कुआं बोल सकते हो आप इसको। ऐसा कुआं है कि जिसमें आप अपने कागजात डालो, अपनी फ़ीस डालो, फ़ीस की रसीद डालो, और सिर्फ बाय लकी चांस वाली बात है, जैसे लॉटरी निकलती है ऐसे कि अगर आपका नाम आ गया तो आ गया। कि एक तो इस चीज़ के ऊपर कोई ब्रीफिंग, कोई एक्सप्लेनेशन और कोई डिस्क्राइबिंग नहीं है कि किस बेसिस पे, किस बिहाफ पे जिसको भी जॉब मिली है वो किस बेसिस पे मिली है, किस बिहाफ पे मिली है, कोई मेरिट है, कोई कट ऑफ है, या किसी के मार्क्स ज़्यादा थे, कैसे था, कोई भी इस चीज़ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ये सिर्फ लोग जाके अप्लाई करते हैं और जिसका आता है उसका आता है। और अब मुझे नहीं पता ये खर्ची से आ रहा है, पर्ची से आ रहे हैं लोगों के जिनके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और एक्सपर्टीज्ड वाले इंसान, एक्सपीरियंस इंसान भी ऐसे थे जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था, लेकिन लोगों का नहीं हुआ। और जो घर पर खाली बैठे हुए इंसान जो मेरे को दिख रहे थे, हाँ इसमें एक आय का भी एक वो है कि आपकी फैमिली आईडी में आपकी मंथ एनुअल इनकम इतनी होनी चाहिए। वो टेंजेंट लगाने के बाद भी लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये सिलेक्शन हो कैसे रहे हैं और किस बिहाफ पे हो रहे हैं। सर कई युवाओं का कहना है कि जो पढ़े लिखे युवाओं को इसी इसी बीजेपी सरकार में उनको जॉब मिली है, अदर जो भी सरकारी गई है उसमें जॉब मिलेगी, पर्ची खर्ची के भी लगते थे जॉब वगैरह, तो इसके लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मिली होगी, जॉब्स मिली हैं काफ़ी लोगों को मिली हैं, मैं इस चीज़ पे डिनाई नहीं करता। काफ़ी ऐसे लोग थे जो जहाँ पर नौकरियां नहीं थी जिस परिवार में, और जिस गांव में, जिस क्षेत्र में भी नौकरियां नहीं थी, वहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरी मिली, ऐसे ऐसे परिवार के बच्चों को नौकरी मिली है जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ कि ऐसे परिवार का भी कोई लड़का यहाँ निकल जाएगा। तो इस चीज़ में तो थम्स अप टू द गवर्नमेंट। सर एक किसान आंदोलन में जो ये अभी आंदोलन हो रहा है एमएसपी को लेकर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे भाई हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे भाई हैं, और समर्थन करता हूँ उनकी हर बात का। और मुझे लगता है कि जो ये बैरिकेटिंग करके और जिस तरीके से रोड ब्लॉक्स करके, बॉर्डर्स को ब्लॉक करके जो सरकार उन्हें रोक रही है दिल्ली कूच करने के लिए, तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल्स में जाना चाहते हैं अपने में, जैसे कि पीछे बोला कि आप गवर्नमेंट बसेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें जाइए आप, तो सबके पास अपने अपने व्हीकल, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने कंफर्ट जोन के अनुसार जाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको रोकना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ। सर क्योंकि हरियाणा सरकार का कहना है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आप ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं, तो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेके जाएंगे तो वही है, डिस्टर्बनेस होएगी बॉर्डरों पे, दिल्ली बॉर्डरों पे। ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में भी अगर आप बात करें ना, तो इधर बॉर्डर्स और इन सब को छोड़ के पहले तो आप अपने शहर पे ही बात कर लो यार, कि ट्रैफिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। हमारे शहर में ही ट्रैफिक सिस्टम मैनेज नहीं है यार, रोहतक शहर में ही ट्रैफिक सिस्टम मैनेज नहीं है। आप किसी भी कोने पे, किसी भी रोड पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दोपहर में भी, शाम में भी, सुबह भी, इतना एक्सट्रीम लेवल का जैम है। और वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई मैनेज करने वाला है उस चीज़ को, किसी भी हाल में कोई उसको मैनेज करने वाला है। सिर्फ ये पोल्स लगाने से, डिवाइडर्स बनाने से, या जंक्शंस या सर्कल्स बनाने से ट्रैफिक मैनेज नहीं होता। वहाँ पर व्यवस्था को बरकरार बनाने के लिए ड्यूटीज़ जो असाइंड हैं, वहाँ पर उन लोगों को भी उपस्थित होना ज़रूरी होता है, तो जो कि मेरे को रेयरली कभी नज़र आते हैं। तो ये हमारी समस्याएं हैं ये इस चीज़ की। और स्पेसिफ़िकली अगर आप बात करें तो जैसे अभी वार्ड नंबर 13 है, उसकी मैं आपसे बात करना चाहूँ तो वार्ड नंबर 13 है, जिसके अंदर हमारा मॉडल टाउन के आसपास का एरिया, तिलक नगर, दे कॉलोनी वगैरह, सेक्टर 14, हाँ सेक्टर 14 वगैरह ये सब आता है। आप देखेंगे ना, पानी की समस्या जो आप निकासी की आप बात कर रहे थे, तो इस पानी की निकासी की समस्या के कारण वहाँ पर इतना बड़ा जाम लग जाता है जिसकी हद नहीं। सेक्टर 14 के गेट पे अगर आप कभी देखेंगे, MDU के गेट पे अगर आप कभी देखेंगे, दिल्ली बाईपास पर अगर आप कभी देखेंगे, तो मेरा तो सिर्फ एक मैंने पहले भी मैं ज्ञापन मैंने दिया है हमारे आयुक्त को, जिला आयुक्त को, कि हमारे जो ये समस्याएं हैं स्पेसिफिकली इस वार्ड नंबर 13 की स्ट्रीट लाइट्स, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और गली का जो ये सीवरेज का प्रॉब्लम है, ये भी काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है इसके अंदर। प्लस आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो इसके अंदर जो सरकारी स्कूल आते हैं इस वार्ड के अंदर, तो उसमें भी सरकारी स्कूल में भी काफ़ी चीज़ों के सुधार की जो रिक्वायरमेंट है।